हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक एग्जाम 2023 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को जितने भी क्वेश्चन का सलूशन बताएंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि यदि tan a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान क्या हो जाएगा। तो tan a का फार्मूला आप सभी जानते होंगे कि p/b होता है। हमें ज्ञात करना है cos a का मान और cos a का फार्मूला b/h होता है। तो b का मान हम आसानी तरीके से क्वेश्चन से जो प्राप्त है 4 तो लिख सकते हैं, लेकिन h का मान हमें प्राप्त नहीं है। तो h सबसे पहले ज्ञात करेंगे। h ज्ञात करने का आसान फार्मूला √p² + b² होते हैं, यानी करेंगे p² + b²। अब देखिए p का मान दोस्तों क्वेश्चन में 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 के 9 हो जाएगा। b का मान 4 है और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 और 9 कितने होते हैं जी, 25 होते हैं और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो यानी h का मान हमारा मिला 5। इस प्रकार से cos a का फार्मूला b/h के द्वारा क्वेश्चन का सही जवाब 4/5 होगा और 4/5 ऑप्शन बी में दिया गया है। अब इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41 क्या कहता है कि cot 44 डिग्री बटा tan 46 डिग्री बराबर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जो cot 44 डिग्री दिया गया है तो लिखेंगे cot इंटू 90 में से 44 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है 46 बचेगा। ठीक है जी। अब नीचे है tan 46 तो इसे हम लोग tan 46 को सेम टू सेम लिखेंगे। फार्मूला कहता है कि cot इंटू 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो ऊपर वाला जो cot थीटा दिया गया उसके बदले में tan हो जाएगा और थीटा का मान तो 46 डिग्री है और नीचे वाले tan 46 को इसे भी हम लोग सेम टू सेम लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि tan 46 से tan 46 एक मरतबे कट जाएगा, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 1। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है। इन चारों ऑप्शनों को देखकर बताना है कि किसका जो मान है वो सबसे अधिक है। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया tan 45 और इसका मान 1 होता है, sin 45 इसका मान 1/√2 होता है, sin 30 इसका मान 1/2 होता है, cos 90 इसका मान आपका होता है 0। तो देखिए कैसे बताइएगा कि किसका मान सबसे अधिक है। तो ये चारों ऑप्शन को देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि इसमें tan 45 का जो मान 1 है, 1 से बढ़कर कोई अन्य संख्या नहीं है, तो इसलिए tan 45 का मान सबसे अधिक हो जाएगा। उसके बाद में कहता है एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो देखिए r बराबर त्रिज्या ज्ञात करने का एक फार्मूला हमें आता है, परिधि बटा 2 पाई होता है ना, होता है जी, परिधि बटे 2 पाई। तो परिधि का मान जब 28 दिया गया है तो हम 28 लिखेंगे और 2 गुने पाई यानी पाई का मान 22/7 ऊपर चल जाएंगे गुना 7। इसे क्या होगा कि 22 चौका 88 हो गया, 2 काटेगा 4 को 2 मरतबे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 2 में 7 से हम लोग गुणा कर देंगे तो 7 दूनी होते हैं 14। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब होंगे 14 सेमी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब चलिए इसी प्रकार से अगला सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44 कहता है यदि त्रिभुज PQR में R समकोण है, यदि sin P + Q का मान क्या होगा। अब देखिए sin P + Q का जब मान को ऐड कीजिएगा ना तो sin P और Q का जो मान होगा वो sin 90 का हो जाएगा, क्योंकि sin में P का मान 45 रखेंगे, Q का मान 45 रखेंगे, तभी ना आपका कोण R समकोण होगा। और जब R समकोण हो जाएगा 90 डिग्री का तो sin में 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी 1। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए, कहता है कि यदि a/4 बराबर 15 डिग्री हो तो √3 cosec अल्फा बराबर क्या होता है। यानी कहता है यदि α/4 तो हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। ऐसे अल्फा में 1 से गुना करेंगे तो अल्फा हो जाएगा, है ना जी। अब 15 में 4 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60 होता है। अब √3 cosec अल्फा का होता है, यानी cosec 60 डिग्री। और आप सभी को मालूम होगा कि cosec में जो 60 डिग्री का मान होता है वो 2/√3 होता है, यही ना होता है जी। अब क्या करेंगे कि √3 से √3 कटा देंगे तो प्राप्त संख्या 2 होगा और यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब चलिए अगला सवाल, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों के बराबर है। तो देखिए R1 वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो फार्मूला उसका होता है πr²। फिर कहता है कि πr²
1 और फिर करेंगे पाई आर स्क्वायर 2, चूँकि R1 R2 दो अलग अलग त्रिज्या का वृत्त है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि पाई आर को सेम टू सेम लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन हो रहा है पाई, तो पाई को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा R2 का स्क्वायर। इससे क्या होगा कि पाई से पाई कट जाएगा और प्राप्त होगा आर स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर ऑप्शन सी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है। जैसा कि फार्मूला आप सभी को बताया जाता है कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं, उसी प्रकार से साइन इंटू 90 माइनस ए बराबर कॉस ए हो जाएंगे। अब देखिए पहला सवाल में क्या कहता है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, तो यह दोष क्या कहलाती है। तो आप सभी को बता दें कि जब जब मनुष्य के आयु में वृद्धि होती है, यानी मनुष्य का आयु जैसे जैसे बढ़ता है ना, तो मनुष्य के नेत्र का समंजन क्षमता धीरे धीरे घटने लगता है, और जब समंजन क्षमता घटने लगता है तो जरा दृष्टि दोष होने लगता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि जरा दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, या जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर फटाफट से इसका आंसर लिखिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 करता है कि दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष वाली आंखें दूर की वस्तुओं को साफ साफ तो देख सकती है, लेकिन निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकती है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। आप सभी को बता दें कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जिसे ग्रीक भाषा ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। आसान शब्दों में कहें तो जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह पदार्थ कैसा होता है, तो नरम लोहा होता है, क्योंकि नरम लोहा का उपयोग जो है वो विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का फटाफट से आंसर बताइए कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किससे कारण होती है। देखिए घर में जो शॉर्ट सर्किट होते हैं ना जी, तो शॉर्ट सर्किट से ही विद्युत में लगे उपकरण नष्ट हो जाते हैं तथा घर में आग लग जाती है। तो घर में जो विद्युत दुर्घटना का जो मेन कारण है वो शॉर्ट सर्किट है, और शॉर्ट सर्किट ना हो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। अब अगला सवाल कहता है सौर कुकर में किसका प्रभाव का उपयोग होता है। अब यहाँ पे बताइए, देखिए सौर कुकर में क्या होता है कि ग्रीन हाउस का प्रयोग होता है। किसका होता है, ग्रीन हाउस का। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब क्या होगा जी, तो ऑप्शन ए होगा ग्रीन हाउस। अब अगला सवाल तो 100% आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिल ही सकेगा। कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है। देखिए नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो सबसे उपयुक्त धातु जो होता है ना जी, वो क्रोमियम नहीं बल्कि यूरेनियम होता है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब से सी होगा यूरेनियम। अब देखिए अगला सवाल कहता है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा। अब देखिए काफ़ी ही सिंपल सवाल है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो मैथमेटिक्स के जैसा आप सभी को इसका आंसर बना कर दिखाना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप सभी कैसे बनाइएगा, तो आसान शब्द बता दें। कहता है कि 12 वोल्ट, यहाँ 12 वोल्ट दिया गया है, दो बिंदु के बीच में 2 कूलम्ब आवेश ले जाने पर कितना काज होगा, तो काज बराबर क्या करते हैं V इंटू सी कर देते हैं, यानी 12 वोल्ट में 2 कूलम्ब से हम लोग गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। हम लोग याद कर रहे हैं काज, और काज का एसआई मात्रक जूल होता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब 24 जूल होगा। 24 जूल ऑप्शन बी में है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 59 कहता है कि 2Mg प्लस O2 यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी 2MgO बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है या किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए इसमें देखेंगे तो आप ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनके मूल गुण अभिकारक के मूल गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा संयोजन अभिक्रिया। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए।
कहता है कि रासायनिक समीकरण जिसको हम लोग Fe+H2 कहते हैं, इससे बनता है Fe3O4+H2 यानी फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। को संतुलित करने पे जल में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो जल यानी H2O की संख्या, परमाणु की संख्या 4 है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 4 ही होगा। अब कहता है कि इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? देखिए आप सभी को अम्लीय पदार्थ बनाना है। अम्लीय पदार्थ का क्या प्रकृति है? अम्लीय पदार्थ का मतलब ही होता है कि स्वाद में खट्टा होना, है ना जी। तो स्वाद में खट्टा कौन सा होगा? तो नारंगी रस स्वाद में खट्टा ना होता है, तो नारंगी रस आपका अम्लीय पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए कहता है कि अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देते हैं। काफ़ी सिंपल है। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है ना जो जल में घुलकर हाइड्रोजन है यानी H+ देता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, है ना जी। अब देखिए अब अगला सवाल क्या कहता है कि क्वेश्चन 63 को देखेंगे तो आप पाएंगे कहता है कि कौन से धातु जिसका दहन चक्र चमकदार श्वेत उजाला के साथ संपन्न होता है। यानी ये चारों ऑप्शनों में कौन ऐसा आंसर होगा जो काफ़ी ही ज़्यादा श्वेत उजाला के साथ ये जलता है। तो मैग्नीशियम को यदि आप जलाइएगा ना, आप तो छठ दीपावली में बहुत सारे पटाखा को जलाए होंगे, जिसमें को मैग्नीशियम का भी पटाखा बनता है। अब इसको जब जलाइएगा ना तो काफ़ी ये जब जलता है तो चमकदार श्वेत उजाला के साथ उत्पन्न होता है। अब अगला सवाल कहता है कि कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करती है। देखिए जल से अभिक्रिया करने वाली धातु का नाम बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया कैलियम जिसको पोटेशियम कहते हैं, यह जल से अभिक्रिया करती है। अब देखिए काफ़ी सिंपल सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहलाते हैं। अब काफ़ी सिंपल है। कुछ ऐसे बकलोल स्टूडेंट होते हैं जो इनका क्वेश्चन में भी आंसर दिया जाएगा तो उनको समझ में नहीं आएगा, है ना जी। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहेंगे। तो देखिए कार्बन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, तो कार्बन हाइड्रोजन से मिलेगा, संयोग करेगा तो हाइड्रोकार्बन बनाएगा, है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोकार्बन। अब देखिए क्वेश्चन 66 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 66 क्या कहता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रकृति स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑक्जेलिक अम्ल, है ना जी। ऑक्जेलिक अम्ल हमें बताना होगा। तो देखिए टमाटर हो गया, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब हमें ये बताइए कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन आप सभी को देते हैं, सिट्रिक अम्ल या टार्टिक अम्ल। अगला सवाल कहता है आपमार्जक से बनाए जाते हैं। देखिए आपमार्जक से शैम्पू भी बनते हैं, इजी सर्फ भी बनते हैं और सर्फ एक्सल भी बनते हैं। तो आपमार्जक से क्या बनाए जाएंगे, तो सभी यानी इनमें से सभी बनाए जाएंगे। अब कहता है कि दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। यदि आप दूसरे आवर्त की गणना करेंगे तो आप सभी को पाएंगे कि उसमें 8 तत्व हैं। यानी क्वेश्चन 68 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 8, जिसमें हीलियम, रेडान, जीडान, नियान, क्रिप्टान ये सभी होते हैं 8 तत्व जो अक्रिय तत्व भी कहलाते हैं।